नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं आईआईटीएन बाबा अभय सिंह, जो आजकल सोशल मीडिया में एक सेंसेशन बने हुए हैं। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया और फिर कुछ जॉब्स किए, कनाडा में भी जॉब किया। देन लॉकडाउन के समय में ही केम बैक टू इंडिया और फिर कुछ जॉब्स किए और देन अल्टीमेटली करीब लगभग 3.5 साल पहले ये अपनी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में चले गए, अपने आप को एक्सप्लोर करने में लग गए। और इस बार जब ये प्रयागराज में पहुंचे हैं तो पहला वीडियो मैंने इनका देखा था, तो वो वीडियो कुछ इस तरह का था कि वो रातों रात पूरा एक सेंसेशन जैसा। तब से सोशल मीडिया जितना भी है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, और वो सब पीछे लगे हुए हैं बाबा जी के, अभय सिंह के, और उनसे तरह तरह की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो सारी वीडियोज मैं देख रहा हूँ और बातें सुन रहा हूँ, तो उनसे ऐसा कहीं बहुत जगह पे इस तरह का बात नजर आ रही है कि वो खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट हैप्पी इन फैमिली। वो कुछ पेरेंट्स से परेशान थे, या पेरेंट्स के साथ उनका जो एक इमोशनल ट्यूनिंग थी वो कुछ लड़खड़ाई हुई थी, और उनको उस जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का जो एक कनेक्ट है, रिलेशनशिप है, वो अभय सिंह को कनेक्ट नहीं कर पाया। और उनको ऐसा लगा कि ही डिडंट फील द लव दैट ही शुड हैव फेल्ट एज अ चाइल्ड। पेरेंट्स का अपना उनके वीडियो से ऐसा लगता है, जहां पर भी वो बात कर रहे हो यूट्यूबर्स और सारे लोगों से, तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स वर नॉट ट्रूली कंसर्न्ड फॉर हिम। उनसे सच में वो ऐसा लगाव नहीं था, क्योंकि बच्चे ने अचानक अपनी मेहनत से आईआईटी क्रैक कर दिया, तो अचानक उनकी वैल्यू बढ़ गई और फिर उनको एक सोशल स्टेटस का एक सिंबल बन गया। बट जेन्युइनली उन्होंने कभी प्यार नहीं किया, इस तरह का उनकी बातों से महसूस होता है। एक ये बात आ गई। दूसरा, कुछ चीज़ें कहीं कहीं वीडियोज पे ऐसा लगता है कि उनका कोई टेम्परेरी गुरु है, कोई परमानेंट गुरु नहीं है, और जो साधु संत लोग हैं, जो अपने संप्रदाय या अपने अखाड़ों के हेड हैं, वो उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि वो अभय सिंह जो आईआईटीएन बाबा हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते उनके हिसाब से। उनको अगर उठो को तो वो उठते नहीं है, वो बैठ जाते हैं, बैठो को तो वो खड़े हो जाते हैं, चुप रहो को तो वो बोलते हैं, बोलो को तो चुप हो जाते हैं। वो इंफॉर्मेशन को जब वो रिसीव करते हैं, कोई बात उनसे कही जाती है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को, उन आदेशों को, उन निर्देशों को का पालन नहीं कर पाते हैं, और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऐसा कुछ वीडियोज में ऐसा देखने को मिला है। और कुछ वीडियो मेरे ख्याल से उन्होंने, अभय सिंह ने उनको बनाया होगा। ऐसा लग रहा है कि कनाडा में वो वीडियोज उन्होंने शूट कर रखी है, जहां पर वो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। एक वीडियो में मैंने देखा कि वो ड्वेलिज्म की बात कर रहे हैं, कि रात और दिन, स्त्री पुरुष, माता, पेरेंट्स और बच्चे, माँ बच्चा में एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जो ड्वेलिज्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, और बहुत बढ़िया करके समझाया है, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत बढ़िया करके समझाया है। एक जगह पे ट्रूथ को लेके उनका मैंने वीडियो देखा, और एक वीडियो मैंने इक्वालिटी को लेके देखा। दैट वाज वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था बाय अभय सिंह, आईआईटीएन बाबा। और एक जगह पे ही वाज टॉकिंग अबाउट कुछ इक्वेशंस, जो इक्वालिटी के बारे में जब वो बात कर रहे थे, तो कुछ इक्वेशंस के थ्रू, क्योंकि उनका फिजिक्स बैकग्राउंड है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो टेक्निकली वो कैसे चीज़ों को समझाते हैं, वो भी दैट इज, वो उसके साथ बहुत बढ़िया तरीका उनका समझाने का। और उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था इक्वालिटी को लेके, कहीं पर एक उनका वीडियो मैंने देखा था, उसमें इस तरह का था कि अगर आदमी जानवर को खाता है, इट इज ओके,
और अगर जानवर आदमी को खा दे तो इट इज़ नॉट ओके। वो इक्वालिटी के, नेचर के, डुअलिज्म के, स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में कहीं उनकी बातें चल रही थी। और जो उनका इंस्टेंट कनेक्ट होता है वो लाजवाब कनेक्ट है। बहुत वो वीडियो, उनकी सारी वीडियोस बहुत वायरल हुई है। और इस बीच में एक तरीके से वो एक वीडियो में ये भी देख रहा था जिसमें कह रहे थे कि प्रयागराज महाकुंभ की एक खोज, इस तरह से ये कुछ भी चैनल इस तरह से भी उनका कर रहे हैं, उनकी बात आ रही है। ये जो सारी बातें जो देख रहे हैं तो इसमें 2-3 पॉइंट्स जो मेरे माइंड में आए तो आई थॉट आई शुड शेयर, मैं इसको शेयर करूं आप लोगों के साथ एज अ कि ये क्या चीज़ है। कुछ उनको पागल कह रहे हैं, कुछ उनको स्पिरिचुअल कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ज़्यादा ज्ञानी है तो उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो तरह तरह के से लोगों का इंटरप्रिटेशन है। ये क्या क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, ये तो डिटेल से जब बात हो या इसमें कोई साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कुछ ऐसे टेस्ट हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो तो तब जाके उसके बारे में हम कह सकते हैं कुछ। लेकिन जो इनिशियली जो लगता है वो लगता है कि जो इमोशनल एंगल उनका वीक है, बाबा जी का, अभय सिंह का, IITN बाबा का इमोशनल एंगल वीक है। कहने का अर्थ है कि कुछ वीडियोस मैंने देखा है कि उनके वो बात कर रहे हैं, फिर बहुत लंबा पॉज है, वो सोच रहे हैं या भूल जा रहे हैं या कुछ वो ट्रांस में चले जा रहे हैं, ऐसे एक अलग दुनिया में चले जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर बात आ रही है, फिर लॉन्ग पॉज है, बहुत लंबा साइलेंस है, खामोशी है, और उस बात को फिर अचानक उनका टॉपिक बदल जा रहा है। एक टॉपिक पे जो बात हो रही है उस टॉपिक को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम का हिस्सा है कि अभी कोई बात पे बात चल रही है, फिर अचानक वो जंप हो गया, बिना उस बात को कंक्लूड किया अचानक वो जंप हो गया, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर कोई और जगह जंप हो गया, फिर और जगह जंप हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है, अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि कोई बात को सस्टेन नहीं कर पाना और उसको लंबे समय तक उसको हैंडल नहीं कर पाना या उसको कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पाना। जितना भी ज्ञान है और जितनी भी नॉलेज है, उस नॉलेज का एक पर्पस ये है कि वो अपने मुकाम तक पहुंचे। कोई नॉलेज, कोई ज्ञान अपने मुकाम को नहीं पा रहा है और उसका एक सिस्टम है, उसका एक प्रोसीजर है, और उस ज्ञान को, उस नॉलेज में लगा रहना पड़ता है सालों साल। एक ही बात पर तपस्या है, एक ही बात पर लंबे समय तक उसमें बहुत अध्ययन करना होता है और उसको जीवन को ढंग से समर्पित करना होता है, तब जाके वो कहीं एक शेप लेता है, जो उसका मंजिल है, जो उसकी मुकाम है, वो मुकाम पर वो पहुंच पाता है। 2-4 महीने ऐसा किया, फिर 2-4 महीने वैसा किया, तो ये अपने आप में कि ये बताता है कि भाई क्या डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है और कुछ कहीं कोई पर्पज मिसिंग है या सेटिस्फैक्शन नहीं है या इमोशनल वैक्यूम लाइफ में है। वो चाहे वो एक मैं उनका वीडियो देख रहा था, कुछ प्यार को लेके वो बात कर रहे थे कि व्हाट इज लव, ऐसा कुछ इस तरह का था। और बहुत से यूट्यूब चैनल्स ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, कि भाई यू हैड एनी गर्लफ्रेंड, या मैरिज के बारे में, कुछ इस तरह से वो जो यूट्यूबर्स जनरली चटपटी वीडियो जैसे बनाते हैं। तो उसमें यूट्यूबर्स के तो बढ़िया चल रहा है, उनका न्यूज़ चैनल्स का भी बढ़िया चल रहा है, एवरीबडी इज बेनिफिटिंग, हर कोई उससे फ़ायदा उठा रहा है। बट अगर मैं ये बाबा जी के बारे में सोचूं, अभय सिंह के बारे में, तो आई थिंक ही इज इन डिस्ट्रेस, वो परेशानी में है और वो एक अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट उनके लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम इज मिसिंग। उनको तरह तरह की चीज़ों, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, या जो कोई और इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट चाहिए, अखाड़ों का सपोर्ट चाहिए, और जो उनकी मनस्थिति लग रही है उसमें ये लग रहा है कि ही नीड्स मेंटल हेल्प आल्सो फ्रॉम मेंटल एक्सपर्ट्स और फ्रॉम इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है उनको। अगर उसको इमोशनल हीलिंग शब्द दो मैं, दैट विल बी बेटर, वो ज़्यादा सही रहेगा। वो जो उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सके और जो एक जिससे कि अभय की जो अपनी समझ है
अभय सिंह की, वो भी एक डायरेक्शन ले सके। बट न्यूज चैनल्स, यूट्यूबर्स या जो भी अपना बिजनेस देखते हैं कि हाँ हमें एक कोई ऐसा कुछ बंदा मिल गया है, एक ऐसा कोई करैक्टर मिल गया है, नाउ वी कैन क्रिएट न्यूज आउट ऑफ हिम, वी कैन क्रिएट एक सीरीज चला सकते हैं और हमारा बिजनेस अच्छा चल सकता है, ऐसे तो लोग तो बहुत हैं। बट अभय सिंह इज नॉट गेनिंग फ्रॉम इट, अभय सिंह को इससे फायदा नहीं हो रहा है। और अभय सिंह के पास ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। कुछ उनको आश्रमों वाले बुला ले रहे होंगे और कुछ खाना खिलाना, रात को सोने का या ऐसे कुछ व्यवस्था कर दे रहे होंगे, वो भी उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट होंगे। बट एक्चुअली में उस पर्सन को जिस तरह की हेल्प चाहिए, दैट हेल्प इज नॉट वो हेल्प उनको उस तरह से मिल नहीं रही है। अब इसमें जो दो बातें मैं रखना चाह रहा हूं इसमें, नंबर एक, हम जब गुरु कहते हैं, गुरु चाहे वो टेम्परेरी गुरु बनाया हो या परमानेंट गुरु बनाया हो, जो गुरु कहते हैं, गुरु टीचर या गुरु नोज, गुरु को पता होता है कि मेरे शिष्य की क्या समस्या है या मेरे शिष्य की क्या क्षमताएं हैं या मेरे शिष्य की क्या समस्या है। एंड गुरु नोज हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उस समस्या का समाधान कैसे निकालें, कैसे मैं अपने शिष्य की एनर्जी को चैनलाइज करूं, एक सिस्टम की तरह ले जाऊं। तो 3-3.5 साल से जो भी लोग जिनको भी उन्होंने गुरु बनाया होगा या जो भी कह रहे हैं कि हम उनके गुरु रहे हैं, टेम्परेरी गुरु रहे हैं, जो भी ऐसा बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नो, जस्टिस नहीं हो रहा है उस बंदे के साथ, इस यंग इंटेलिजेंट और इमोशनली डिस्टर्ब व्यक्ति के साथ। वो जस्टिस शायद वो जिनको वो अपना गुरु मान रहे, शायद वो भी शायद नहीं कर पा रहे, ऐसा महसूस हो रहा है। एक दूसरा, जो फैमिली इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली से बड़ा हितैषी कोई नहीं है। इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन, अपने बच्चों की केयर करना, वहाँ पर फैमिली इंस्टीट्यूशन से भी जो रोल हो सकता था, शायद वो मिस हो रहा है। क्योंकि उनकी फादर की मैं बात सुन रहा था एक वीडियो में, वो बहुत हताश थे, निराश थे और उनके आंखों में आंसू थे। एज ए फादर का जो फादर या मदर का जो कंसर्न होता है, जो चिंता होती है, वो पूरी एक पेरेंट के रूप में वो पूरा उनका अपनी जगह पे है। बट वो हेल्पलेस फील कर रहे थे कि क्या करो, कैसे उसकी हेल्प करो, क्या करो, इस तरह की प्रॉब्लम वो देख रहे थे। अब इसमें जो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ अभय के साथ, या अभय तो ऐसा ही इज नॉट इन अ पोजिशन, वो बताने की स्थिति में नहीं है। जब पत्रकार लोग या मीडिया वाले तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो उन क्वेश्चन से भी उनको कोई हेल्प नहीं हो सकती। ही नीड सम प्रोफेशनल हेल्प। एक तो ये है, एक है जो इमोशंस का डेवलपमेंट होता है, इसके 5 स्टेजेज हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ। 5 स्टेजेज, RRVOC, ये इमोशंस का डोमेन है पूरी। R का अर्थ है रिसीविंग, पहला R का अर्थ है, 2 R है, V फॉर वैन, O एंड C फॉर कैट। जो पहला R है, पहला R को ये पहला आ रहा है रिसीविंग। रिसीविंग का मीनिंग है कि मुझे क्या फील हो रहा है, मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स से क्या रिसीव कर रहा हूँ, पेरेंट्स को से मैं बात कर रहा हूँ, एज ए चाइल्ड मैं बात कर रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है कि मम्मी कैसे मेरी केयर कर रही हैं, पापा कैसे केयर कर रहे हैं, मैं कितना ट्रस्ट डेवलप कर पा रहा हूँ उस रिलेशनशिप में, या मैं क्लास में हूँ, स्कूल में हूँ, कैसे मुझे क्या लग रहा है, मैं किसी नए शहर में हूँ, कुछ लोगों के साथ हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं नेचर को देख रहा हूँ, पेड़ पौधों को देख रहा हूँ, जितनी भी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, जितनी भी चीज़ों को मैं सुन रहा हूँ, जितनी की चीज़ों को मैं टच कर रहा हूँ, उन सब के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा मन उनके साथ एक संवाद कर रहा है। उस संवाद में मुझे क्या लग रहा है, मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ, मेरे माइंड किस तरह के सिग्नल रिसीव कर रहा है, वह है रिसीविंग। जब रिसीविंग में किसी भी कारण कोई लड़खड़ाहट आ जाती है, उस रिसीविंग में जब ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है, तो फिर वहां से इमोशंस लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। वो हर इमोशंस में है,
जितने भी रिलेशनशिप हैं, वो मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जो जो रिसीविंग पार्ट है कि मैं क्या फील कर रहा हूं, वो फील करना, वो फील करने में अगर कहीं पर चूक हो रही है मुझसे, मैं बच्चा हूं, मुझे ये लग रहा है कि नहीं मम्मी मुझे प्यार नहीं करती हैं, पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं, ये केवल इसलिए प्यार करते हैं कि आई एम डूइंग समथिंग गुड, कुछ ऐसा कर रहा हूं, और वो अपने उनको केवल एक दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है, ऐसा 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 वो कर रहे हैं, एक अपना एक एक मुझे एक प्रोडक्ट के रूप में वो ले रहे हैं, बट जेन्यून कंसर्न मेरे पेरेंट्स का मेरे लिए नहीं है। अगर ऐसा फील हो रहा है, वहां पर पेरेंट्स ने इस बात को समझना है। जब बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं। जब भी मैं बहुत से बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता हूं तो मुझे ये, अभी मैंने कुछ दिन पहले करीब लगभग मेरे ख्याल से 76 बच्चों का एक टेस्ट लिया था। उस टेस्ट में इस तरह का ही महसूस हुआ है, जिसमें से करीब 10-12 बच्चों का ऐसा महसूस हुआ कि उनका और उनके पेरेंट्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। मम्मी पापा को जितना बच्चों को टाइम देना चाहिए था, या कहीं घूमने जाना है, कहीं शॉपिंग के लिए जाना है, बच्चों के साथ शाम को सोने से पहले कुछ गपशप मारनी है, साथ में खाना खाना है, एक एंजॉय करना है, तो वो जो कनेक्ट था, उस टेस्ट के थ्रू ऐसा लग रहा था कि वो कनेक्ट इज मिसिंग। और वो कनेक्ट मिस होने से उन बच्चों का एक थोड़ा जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उन बच्चों में इमोशनल डिस्टर्बेंस नजर आता है। एक टेस्ट के थ्रू, टेस्ट के माध्यम से ये जानने की कोशिश की थी, कुछ एक टेस्ट किया था। तो इसमें कहने का मीनिंग यही है कि वो बच्चा क्या रिसीव कर रहा है, हम क्या रिसीव कर रहे हैं, हमें क्या लग रहा है, वो लगना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें ये लग रहा है कि फला व्यक्ति मुझे अच्छा मानता है, मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छा मानते हैं, मेरे टीचर्स मुझे अच्छा मानते हैं, मेरी फैमिली मुझे प्यार करती है, मेरा स्कूल मुझे प्यार करता है। जब बच्चों को ये लगता है तो बच्चों के इमोशंस प्रॉपर्ली चैनलाइज होते हैं। और वो रिसीविंग में जहां गड़बड़ी हो जाती है, रिसीविंग में जो एहसास है, जो फील हो रहा है बच्चे को, बच्चे का मन किस तरह का सिग्नल कैच कर रहा है, वो कैच करने में अगर ऐसा बच्चे को महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है कि नो वन इज देयर टू लव मी, आई एम, मैं एक तरीके से अनलव्ड चाइल्ड हूं, और तो वो फिर अलग ढंग से फिर उनका डेवलपमेंट की प्रोसेस पूरी बदल जाती है। तो ये जो रिसीविंग वाला पार्ट है, पहला पार्ट रिसीविंग, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। ये हम सब के लिए भी, ये अभय सिंह के माध्यम से ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस थिंग विथ एवरीवन, हर किसी के सामने शेयर करूं इसको। तो ये मैं बात अपनी रख रहा हूं। एक ऐसा ही केस है, एक अभय सिंह जैसा ही केस करीब करीब ऑलमोस्ट, और नाउ ही इज माय फ्रेंड। अब वो मेरा दोस्त है बंदा। लॉन्ग बैक ही मेट मी, तो जब बातें हुई उनसे, तो अब उनका नाम मैंने लविंगली आई कॉल हिम खड़कू बोलता हूं। तो जब उनसे मैंने बातचीत हुई तो उसका बड़ा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस था उस बंदे का, जैसे अभय सिंह का मैं देख रहा हूं। तो ही वॉज इन यूएसए और कनाडा, यूरोप, इधर उधर ऐसे बहुत सी जगहों पे, एंड देन वो तरह तरह के अपने भी, वो ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। वो दुनिया को खोज रहा था बंदा, समझ रहा था स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, और सारी चीजें जो भी उनको लगा कि आई शुड एक्सप्लोर माई लाइफ, ही वॉज डूइंग दैट वे। बट उस बंदे का जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमाज उस बंदे ने फेस किए, जैसे रिलेटिव्स के वहाँ है, तो उस बंदे की जो दिक्कत जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि उसको खाने के लिए बहुत परेशानी होती थी। इवन रोटी सब्जी की एक लड़ाई उसको लड़नी होती थी, और या इस तरह से जैसे एक मैल ट्रीटमेंट होता है, एक गलत ढंग से व्यवहार हो जाता है बच्चों के साथ, कुछ ऐसा रिलेशन में रिलेटिव्स ऐसा कर देता है। तो वो सारी ट्रॉमा पेन उस बंदे ने महसूस किया, उस बंदे ने फील किया। लेकिन उस बंदे को ऐसा लगा, लेकिन जैसे जैसे उस ट्रॉमा, उस पेन को वो हैंडल करता रहा, वो फेस करता रहा, तो साथ ही साथ में उसके दिमाग में क्या आया, उसके दिमाग ने पॉजिटिव सिग्नल दिए। अगर मुझे प्रॉपर भरपेट भोजन नहीं मिलता है माना, तो मैं कैसे सस्टेन करूंगा, हाउ आई विल लर्न टू सस्टेन।
दुनिया में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कैसे अपने आप को ट्रेन करना है। या कुछ लोग उनको उनको साथ कुछ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो हाउ आई हैव टू हैंडल, हाउ आई हैव टू मेक माई सेल्फ स्ट्रोंगर, मुझे अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है। तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल उनके जो रिसीविंग रही है, एक पॉजिटिव सिग्नल उसने पकड़ लिया, एंड दैट पर्सन इज बीइंग वंडरफुल इन लाइफ। अब इस तरह से ये अभय का भी केस से देख के मेरे इस बंदे की याद आ गई। तो पहला पार्ट है रिसीविंग। बच्चे कैसे रिसीव कर रहे हैं, बच्चे के क्या एहसास कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ गुरु हम ये समझ पाए कि हाँ, बच्चे के रिसीविंग में बच्चे को ये लग रहा है हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो बहुत लंबा मॉरल लेक्चर देने के बजाय और वो प्रेशर बनाने के बजाय कि हम तेरे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, हम तेरे को इतना पाल रहे हैं, हम तेरे को बढ़िया बढ़िया स्कूल में पहुंचा रहे हैं, हम तेरे को खाने को ये दे रहे हैं, हम तेरे को इतनी फीस दे रहे हैं, ये सब कहने के बजाय ये महसूस किया जाए कि बच्चा रिसीव क्या कर रहा है। बहुत, या किसी जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनकी हेल्प ली जाए, और रिसीविंग में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको ठीक किया जाए। अगर रिसीविंग बढ़िया होगी तो दूसरे आर की बात आ रही है। अब पहला आर रिसीविंग है, दूसरा आर है रेस्पॉन्डिंग। जैसा मैं रिसीव करूंगा वैसे ही मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। अगर मुझे एज ए चाइल्ड मुझे ये लग रहा है कि माई मम्मी डजंट लव मी, तो मैं वैसे ही रेस्पॉन्ड करूंगा। मैं गुस्से में बोलूंगा, मैं चिड़चिड़ापन करूंगा, मैं रोऊंगा, मैं नाराज होऊंगा, मैं कहना नहीं मानूंगा, मैं जिद करूंगा। और जब मुझे लगेगा कि नहीं, माई ममा लव्स मी, मम्मी मुझे प्यार करते हैं, तो फिर मैं उस ढंग से रेस्पॉन्ड करूंगा। जब मुझे पॉजिटिव इमोशन फील होगा तो मैं पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करूंगा, जब मुझे नेगेटिव इमोशन फील होगा तो नेगेटिवली रेस्पॉन्ड करूंगा। ये केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, ये बड़ों तक भी सीमित है। बड़े भी एक एज हो जाने के बाद भी अगर कोई मुझ में ये महसूस करूंगा कि दिस पर्सन इज चीटिंग मी, ये बंदा मुझे झूठ बोल रहा है, मुझे को चीट कर रहा है, मुझे ठग रहा है और मेरी इंसल्ट कर रहा है, या मुझसे जेलसी करता है, कुछ करता है, तो मैं उसी ढंग से रेस्पॉन्ड करूंगा। बिकॉज आई एम रिसीविंग, मैं उनसे नेगेटिव इमोशन रिसीव कर रहा हूं, तो मैं नेगेटिव ढंग से उसको रेस्पॉन्ड भी करूंगा। ये दूसरा आर है। तो हमारी जो चाबी है पेरेंट्स के पास या टीचर्स के पास या फैमिली के पास, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, या स्कूल के पास एज एन इंस्टीट्यूशन, जो चाबी है वो रिसीविंग के समय में है। और रिसीविंग में जब गड़बड़ी हो रही उसको ठीक कर दिया तो रेस्पॉन्डिंग अपने आप ठीक आ जाएगा। ये आर। उसके बाद आता है वी फॉर वैन। वी है वैल्यूइंग। फिर हम उस हर चीज को वैसे ही वैल्यू करते हैं, उसको हम वैसे ही अर्थ देते हैं, उसको हम वैसे ही समझते हैं, उसको हम वैसे ही अपने एक जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, कॉग्निटिव डोमेन है, थॉट प्रोसेस, उस थॉट प्रोसेस का हमारा हिस्सा बन जाता है। हम उसको वैसे ही वैल्यू करते हैं, फिर वैसे ही उस बात को समझते हैं, उसको उस ढंग से ही हम एक मीनिंग देते हैं। ये वैल्यूइंग है। अगर मुझे लगता है एज अ पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है ही इज थैंकफुल, वो पेरेंट्स के लिए, पापा के लिए बहुत थैंकफुल है, मम्मी के लिए बहुत थैंकफुल है, उसको ऐसा लगता है कि माँ बाबू ने मेरे लिए इतना किया जो बियॉन्ड देयर लिमिट, उनके लिमिट से बाहर था, इतना कर दिया, तो वो जो महसूस करता है व्यक्ति कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने इतना कुछ मेरे लिए किया, मेरे भाई बहनों ने इतना कुछ मेरे लिए किया है, और वो इतना ब्यूटीफुली मेरे को हैंडल किया है, मेरे जीवन को एक ऐसा जब महसूस करेगा तो वैसे रेस्पॉन्ड भी करेगा। और उसको वो जिंदगी भर क्या करेगा, जिंदगी भर क्या ना, पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वो पेरेंट्स को सच में भगवान मानेगा, उनको गुरु भी मानेगा, भगवान भी मानेगा, एंड ही विल बी थैंकफुल फॉर पेरेंट्स की पेरेंट्स ने मेरी लाइफ में ये चीजें दी है। तो वो उसका रिसीविंग अच्छा था, उसका रिस्पॉन्ड अच्छा रहा, वो उसे उसने अच्छा ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा। ही विल केयर फॉर पेरेंट्स। वो पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, पेरेंट्स को वो पेन नहीं देगा, वो या नहीं देगी जो भी बच्चा है, तो ही विल हैव वैल्यू। उसको ऐसा लगेगा कि माई मदर केयर्ड सो मच फॉर मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई शुड केयर फॉर माई मदर की स्थिति जो भी हो, आई शुड बी देयर विथ मदर इन ड्यूरिंग हर, उनके लास्ट मोमेंट में हो, उनके कठिन दौर में हो, पापा के साथ मुझे होना चाहिए,
आई शुड हेल्प माई मम्मी, आई शुड हेल्प माई पापा, वो जो क्योंकि उसने रिसीव किया है तो वैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है। और जब वो अपने और लोगों को बताएगा तो ये कहेगा कि पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसने नेगेटिव ढंग से समझा है, जैसे अभी ये अभय सिंह के बारे में ऐसा लगता है, IITN बाबा के बारे में ऐसा लगता है कि इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनको पेरेंट्स से इनका मोह भंग हो गया। इनको ऐसा लगा कि पेरेंट्स मेरे को केवल यूज कर रहे हैं। अगर मैं IIT में निकल गया तो उसके बाद वो एक अपनी इमेज बनाने में लगे पड़े हैं कि हमारा बच्चा कितना होशियार है, क्या है, और एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट, उत्पाद के रूप में मेरे को ले रहे हैं। बट उनका जो एक जो जेन्युइन कंसर्न है, जेन्युइन प्यार है, वो मेरे लिए नहीं था। और एक वीडियो में मैं ये देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि एक वीडियो में एक यूट्यूबर ने पूछा कि आपके पापा आपसे मिलना चाह रहे हैं, अभय सिंह से पूछा, IITN बाबा से। मैंने कहा हाँ, आप पूछ रहे हो क्योंकि अब मैं पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया हूं, तो आप इससे पहले तो नहीं पूछा। तो वो कहीं उनके वो पेन है, दैट पर्सन हैज पेन इन हिज माइंड, ऐसा लगता है। बहुत सारी बातें हैं जो ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता है, बट अभी मैं इसी पे फोकस करना चाह रहा हूं। तो अब उसने कैसे वैल्यू किया है? उसने ऐसा वैल्यू किया है कि पेरेंट्स आर सेल्फिश। एक वीडियो में मैं उनको सुन रहा था कि मदर इज मदर, वो ड्वेलिज्म के एग्जाम्पल में बता रहे हैं, मदर इज मदर व्हेन देयर इज अ चाइल्ड। माँ तब माँ बनी है कोई भी महिला जब वहां बच्चा है। जितनी इंपॉर्टेंट मदर है उतनी ही इंपॉर्टेंट बच्चा भी है। ये उनकी बात बिल्कुल सही है। बट जब हम जब चीजों को ज्यादा समझते हैं, ज्यादा हमारा एक ब्रॉडर सेंस बन जाता है, ज्यादा ज्ञान प्राप्त हम कर लेते हैं, तो वी मस्ट नो हाउ टू रेस्पेक्ट मदर ऑल्सो। मदर की भी रेस्पेक्ट करनी। ये हम मदर की रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम वी आर लूजिंग द बैटल। तो ये हम वैल्यूइंग कैसे करते हैं? जैसा यहीं पर बात आ रही है कि रिसीविंग अगर अच्छी है तो पेरेंट के रूप में, टीचर के रूप में, फैमिली के रूप में और स्कूल के रूप में हम उस रिसीविंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर वो रिसीविंग ठीक हो जाएगी तो रेस्पॉन्डिंग अपने आप ठीक होगी और वो वैल्यूइंग अपने आप ठीक होगा। और फिर इसके बाद आता था RRVO, वो है ऑर्गेनाइजिंग। फिर हम अपने विचारों को वैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपने जीवन को वैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपने आप को वैसे हैंडल करते हैं, हमारा सोच का पैटर्न वैसे ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, हमारा वे ऑफ लाइफ वैसे ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, हमारे टॉक्स वैसे वही डायरेक्शन ले लेते हैं। अपनी पूरी जो लाइफ हमारी, हम उस ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करना लग जाते हैं, उसको एक उसी तरह के फ्रेम में बैठाने लग जाते हैं, उस सिस्टम में उसको ढालने लग जाते हैं। यह है ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स वो हमारी एनर्जी को, जो हमारी रिसीविंग बहुत बढ़िया थी या रिसीविंग बहुत खराब थी, रिसीविंग अच्छी थी तो रेस्पॉन्डिंग अच्छी थी, वैल्यूइंग अच्छा था तो ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छा होगा, हमारी एनर्जी चैनलाइज होने लग जाएगी। और हमारा पेस स्लो हो सकता है, हम लेट स्टार्टर हो सकते हैं, हमें बहुत सारे कष्ट लाइफ में हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकती हैं, लेकिन जो हमारा जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जो हम जो अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका डायरेक्शन सही होगा, वो दैट विल लीड टू बेटरमेंट। अगर वो रिसीविंग गड़बड़ हो गया, जो एहसास है वो एहसास में कहीं गड़बड़ हो गया, वो एहसास नेगेटिव हो गया, तो रेस्पॉन्डिंग भी नेगेटिव। ऐसे बहुत से मैं ऐसे काफ़ी लोगों को, जो मेरे पास आते रहे हैं या जिनको मैं एक एज अ मेंटल प्रोफेशनल और एज जो हीलिंग का जो काम है, काउंसलिंग का काम है, तो उसके तहत जो लोग आते हैं, तो मैं ऐसा देखता हूं कि जिन लोगों ने अपने इमोशंस को नेगेटिव से पॉजिटिव, उनके इमोशंस को पॉजिटिवली चैनलाइज कर दिया, तो दे आर इनटू बेटर ट्रैक। अदरवाइज वो नेगेटिव इमोशंस के साथ वो उनके लिए लाइफ बहुत टफ रही है। बहुत से लोग बहुत बुरी कंडीशन में दे पास्ड अवे आल्सो, मैनी पीपल वो दे कुडंट हैंडल, तो वो उनके लाइफ वैसे नेगेटिवली ऑर्गेनाइज हो गई। तो ये पूरा हम जीवन को, अब हमें पूरी अपने जीवन को अगर हम एक सिस्टम मान लें, अपनी लाइफ को एक सिस्टम मान लें, एक अपनी बॉडी को एक व्हीकल मान लें, एक गाड़ी मान लें, एक सिस्टम मान लें, अपनी सोच को एक सिस्टम मान लें, एक गाड़ी की तरह मान लें, एक व्हीकल की तरह मान लें, तो ये सही ट्रैक में चलेगी।
और ये जब उसी ढंग से फिर हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज करते हुए राइट ट्रैक में चलेगी, वही वही हमारा फिर करेक्टर बनता है, RRVOC, करेक्टराइजेशन। फिर हमारी दुनिया उस ढंग से, हमारी माइंड की जो दुनिया है, मन की दुनिया, हम दुनिया को फिर वैसे देखने लगते हैं, फिर रिलेशंस को समझने लगते हैं, फिर हम अपनी भूमिका तय कर रहे हैं उम्र के साथ साथ। हर एज की अपनी जरूरत है। हर जितना भी लाइफ स्पैन को हम देखें, जन्म से मृत्यु तक का पूरा हम अगर देखते हैं तो हर लाइफ की, हर एज ग्रुप की अपनी एनर्जी लेवल है, अपना जरूरतें हैं, अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं, अपनी स्किल्स हैं और अपनी जरूरतें हैं। जैसे से एज के हिसाब से धीरे धीरे फिर जीवन का अर्थ है वो, हर चीज का फिर मीनिंग उसमें चेंज होता रहता है। जितना हम एक्सप्लोर करते हैं, जितना हम ज्यादा समझते हैं, तो उसको उसी ढंग से फिर वो पूरा मैनेज होने लग जाता है। लेकिन जो की फैक्टर है, जो मुख्य जो बात है वो है रिसीविंग। तो ये एक अभय सिंह के एग्जाम्पल के माध्यम से, या मैंने एक खड़कू का एग्जाम्पल दिया कि कैसे उसने बहुत एडवर्स सिचुएशन को, खड़कू ने बहुत सारी एडवर्स सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी है, बहुत एडवर्स सिचुएशन देखी। और जब भी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड, तो उसने हर सिचुएशन को बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया है, बहुत पॉजिटिवली। रिलेशनशिप हो, अपनी जॉब हो, अपना करियर हो, और प्लस वो केवल अपने तक सीमित नहीं है, he is doing good for the people। वो एनिमल्स की केयर है, बर्ड्स की केयर है, ओल्ड पीपल की केयर है। जहां पर भी उस बंदे को ऐसा लगता है कि आई हैव अ रोल टू प्ले, ही प्लेज हिज रोल। तो हम रिसीविंग को हम कैसे एक एज के बाद हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, अपने आप भी ठीक कर सकते हैं रिसीविंग में। नहीं, मेरे साथ गड़बड़ था, अगर मैंने कुछ ऐसा बहुत सारी गड़बड़ें की हैं, तो गड़बड़ियां मैंने की हैं, बट उसको मैं ठीक करूं। लेकिन एज ए मैच्योर पर्सन हम देखें, एज अ पेरेंट हम देखते हैं अपने आप को, एज ए फैमिली इंस्टीट्यूशन का हिस्सा देखते हैं, या एज ए स्कूल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा देखते हैं। देयर वी हैव टू वॉक इनटू द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये जो एक बहुत शॉर्ट में एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया, RRVOC, इस पर अगर हम फोकस करते हैं तो हम बच्चों को इस ढंग से ट्रेन करने में सक्षम हो जाते हैं कि वो ईश्वर ने उनको जितनी भी शक्तियां दी हैं, जो भी उनको क्षमताएं दी हैं, और उनकी लाइफ में जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, वो सारी चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।